हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम कि कैसे जो है वो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन क्या होता है, इसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज क्या हैं, इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और क्या इसकी रेंज है जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, कैसे आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में जो हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में करेंगे। तो उसमें पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। की आपको कहा है कि आपने जो है वो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है और ये डाटा आपके पास दिया है। तो एक्स सीरीज और वाई सीरीज दो सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन है और एक्स की वैल्यूज दी हुई है, वाई की वैल्यूज दी हुई है। जैसे आपने देखा था कि कार्लपियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी जो है हमारे पास दो वेरिएबल्स होते थे और दो वेरिएबल्स के बेसिस पर हम जो है वो उनके बीच में कोरिलेशन निकालते थे। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया हुआ आपको कि जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आप देखें कि आपको कैलकुलेट क्या करना है और जो भी आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले आपने उसका फॉर्मूला लिखना है। तो हमें कैलकुलेट करना है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, दैट मीन्स कि हमें फॉर्मूला लिखना है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन का और वो फॉर्मूला है दैट इज R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। 1 मीन्स 1 एंड 6 मीन्स 6 एंड d का मतलब क्या बताया था आपको, R1 माइनस R2। d का मतलब क्या था, R1 माइनस R2 यानी कि रैंकिंग्स ऑफ फर्स्ट सीरीज और R2 का मतलब है रैंकिंग्स ऑफ सेकंड सीरीज। एंड n का मतलब नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, वो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। तो n हमारे पास 10 है और हमें कैलकुलेट करना है d का स्क्वायर और उसके बाद उसका टोटल, यानी कि पहले d का फिर स्क्वायर और फिर उसका टोटल, तब जाके हम वैल्यूज यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो हम आगे स्टेप कर लेते हैं कि कैसे हमने जो है वो d कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो वेरिएबल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इंफॉर्मेशन दी हुई है x के बारे में और y के बारे में। तो आपने जो है वो x और y दो वेरिएबल जो है वो नोट कर लेना है, x और y जो भी आपके पास दिए हुए थे वो x और y जो है ये वेरिएबल्स हमने जो है यहाँ पर नोट कर लिए 56 75। इनको आपने जिस सीक्वेंस में दिए हैं उसी सीक्वेंस में लिखना है। ये जो आपने लिखे हैं 56 75 45 71 जिस सीक्वेंस में हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसी सीक्वेंस में जो है वो x की वैल्यूज़ को भी और y की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी हमने जो है वो उसी सीक्वेंस में लिखना है। उनका सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करना। अगर आपने इनको अपने अकॉर्डिंगली आगे पीछे कर दिया, अरेंज कर दिया या चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो वहीं से गलत हो जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में दिए हैं उसी सीक्वेंस में हम इनको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 66 70 40 60 इस तरह से दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर भी 66 70 40 60 उसी सेम सीक्वेंस में इसको यहाँ पर लिखा है। पहली बात, तो जैसा क्वेश्चन में दिया है जस्ट सिंपल आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली लिख लेना है। एन की जरूरत है हमें उसमें न्यूमेरिकल में, तो जो उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो एन जो है वो 10 आ गया हमारे पास। अब हमें जरूरत है डी स्क्वायर की। हमें क्या जरूरत है, डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है और डी स्क्वायर कैलकुलेट करने से पहले हमें डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट रैंकिंग ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड रैंकिंग ऑफ सेकंड सीरीज। तो R1 माइनस R2, तो यानी कि डी कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले R1 और R2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम R1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R1 का मतलब है कि फर्स्ट सीरीज का रैंकिंग और R2 का मतलब है सेकंड सीरीज की रैंकिंग। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने x सीरीज को R2 ले लिया है और y सीरीज को R1 ले लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी सीरीज को जो है वो R1, किसी भी सीरीज को R2 मान सकते हैं। कोई भी सीरीज के जो है रैंकिंग आपकी फर्स्ट रैंकिंग हो जाएगी, किसी भी सीरीज की जो है वो रैंकिंग आपकी जो है वो सेकंड सीरीज की रैंकिंग आप मान सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं है कि आपने जो है वो इसी को फर्स्ट मानना है या इसी को सेकंड मानना है, तो आप जैसे चाहें उसको ले सकते हैं। बट एक की R1 रहेगी, एक की R2 रहेगी, ठीक है। तो हमने जो है वो R1 रैंकिंग ले ली है। अब R1 जब रैंकिंग देनी होती है तो आप क्या करेंगे, या तो सबसे टॉप से स्टार्ट करेंगे रैंकिंग को या सबसे जो है वो लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। दो ही तरीके हैं, या तो आप सबसे कम वाले को रैंकिंग 1 देंगे या सबसे ज़्यादा वाले को रैंकिंग 1 देंगे। तो अगर आपने सबसे कम वाले को रैंकिंग 1 दी है तो जैसे जैसे वो उनका सीक्वेंस बढ़ता जाएगा तो असेंडिंग ऑर्डर में उनको रैंकिंग्स देती चले जाएंगे कि सबसे कम वाले को 1, उससे ज़्यादा वाले को 2, फिर उससे ज़्यादा वाले को 3। तो जैसे वो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली रैंकिंग दे दी जाती है। या फिर दूसरा मेथड है कि आपने सबसे हाईएस्ट वाले को रैंकिंग 1 दी है तो फिर उससे कम वाले को सेकंड और उससे कम वाले को थर्ड, तो उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में वो रैंकिंग जो है वो दे दी जाएगी। तो अब यहाँ पर हम जो है इसको दे रहे हैं रैंकिंग जो हमने स्टार्ट की है
जो हाईएस्ट नंबर है। तो ये जो एक्स सीरीज़ की है इसमें जो वैल्यू है इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें जो है अगर आप देखें तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज़ 80। तो 80 को दे दी हमने रैंकिंग 1। अब 80 से जो कम है वो हमारे पास यहाँ पर है 76। 76 है, 76 को आ गया रैंकिंग 3। 76 से जो लो है हमारे पास 75, उसको दे दिया रैंकिंग 3। और 75 से जो कम है हमारे पास 71, उसको रैंकिंग दे दिया 4। 71 से कम है हमारे पास 64, उसको आ गया रैंकिंग 5। 64 से कम हमारे पास है 61, उसकी रैंकिंग आ गई 7। देन 61 से जो कम है हमारे पास वो है 58, और 58 की रैंकिंग आ गई 8। और उसके बाद जो है वो 58 से कम है हमारे पास 56, उसकी रैंकिंग 9। और 56 से जो कम है सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है दैट इज़ 10। ठीक है, तो ये रैंकिंग्स यहाँ पे तो आपको लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, बट आपने जो है वो शुरू कहाँ से करनी है। अगर आप हाईएस्ट से शुरू कर रहे हैं तो हाईएस्ट से कर सकते हैं, लोएस्ट से शुरू करना है तो आप लोएस्ट से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप 45 को रैंकिंग 1 देते हैं और उसके बाद 56 को 2, तो इस तरह से भी आप जो है वो रैंकिंग दे सकते थे। तो आपने आपकी अपनी वो है विल है कि किस हिसाब से आप उसको रैंकिंग अलॉट करना चाहते हैं। तो हमने हाईएस्ट वाले से शुरू किया था, तो हाईएस्ट वाले को कम, हाईएस्ट वाले को 1, और उसके बाद जो है जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम होती चलेगी तो रैंकिंग जो है वो 1 2 3 करके उसको रैंक्स अलॉट कर देंगे। अब बात आएगी सेकंड सीरीज में। सेकंड सीरीज को भी हमने जो है वो रैंकिंग्स देनी है। अब यहाँ पर सेकंड सीरीज में आपकी चॉइस नहीं है। सेकंड सीरीज में आपको रैंकिंग उसी तरीके से देनी है जैसे आपने फर्स्ट सीरीज में दी थी। ठीक है, सेकंड सीरीज में आपके पास जो है वो चॉइस नहीं है कि आप उसको जो है वो अपनी मर्जी से जो है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे आप रैंकिंग देंगे, उसको आप उसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग देंगे जो आपने फर्स्ट सीरीज को दिया। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सीरीज में जो है वो हाईएस्ट वैल्यू को रैंकिंग 1 दी थी, तो सेकंड सीरीज में भी हम क्या करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको रैंकिंग 1 देंगे, और फिर उसके बाद जो है वो जैसे जैसे नंबर्स कम होते चले जाएंगे और उनकी रैंकिंग जो है वो देते चले जाएंगे। तो R2 हमने कैलकुलेट करना है। अब जो Y सीरीज है इसमें इसके बेसिस पर R2 कैलकुलेट करना है। तो अगर इसमें देखते हैं हम तो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है दैट इज 77, एंड 77 को हमने रैंक अलॉट कर दी 1। और 77 से जो कम है हमारे पास दैट इज 70 को हमने रैंक अलॉट कर दी 2। और 70 से कम है हमारे पास 67 को रैंक अलॉट की 3। उससे कम है हमारे पास 66, उसको रैंक अलॉट की 4। देन 65 उसको 5 दिया। देन 63 उसको 6 रैंक आ गई। 63 से कम है हमारे पास 60, और 60 को रैंक चली गई 7। तो ये कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी, इसको आपने स्किप नहीं करना अपनी मर्जी से। तो 60 के बाद 7 आ गई। 60 से कम हमारे पास जो है यहाँ पर है 59 को रैंक आ गई 8। देन 59 के बाद जो है उससे कम हमारे पास है 56, उसको रैंक 9। और 56 से जो कम सबसे कम है दैट इज 40, ये आपके पास 10। तो इस तरह से जो है आपने कंटिन्यूटी में उनको रैंकिंग्स देनी है, और चेक करते हुए चलना है कि आपका जो है वो कहीं पर भी सीक्वेंस जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं उनको उसी जगह पर, उनकी उसी लोकेशन पर आपने उसको रैंकिंग्स देनी है। अपनी मर्जी से इसको अरेंज नहीं करना। अपनी मर्जी से आप इन वैल्यूज़ को अरेंज नहीं करेंगे, ना एक्स की ना वाई की। जहाँ जिसके सामने जो रैंकिंग आती है वो आपने उसके अगेंस्ट जो है वो रैंकिंग आपने उसके सामने लिख देनी है। तो अब हमारे पास R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज D। अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए D, और D का मतलब आपको मैंने बताया था कि R1 माइनस R2। तो यानी कि फर्स्ट रैंकिंग में से सेकंड रैंकिंग को आपने माइनस करना है। तो फर्स्ट रैंकिंग में से सेकंड रैंकिंग को माइनस किया, 9 माइनस 4 दैट इज 5, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 4 minus 7 is equal to minus 3, 6 minus 5 1, 5 minus 9 that is 4 minus 4, and 8 minus 8 0, 1 minus 1 0, 2 minus 3 minus 1, 7 minus 6 is equal to 1। और एक चीज़ यहाँ पर आप जो है वो अपने क्वेश्चन को यहाँ पर इस पॉइंट पर आके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो है वो टोटल ऑफ डी यानी कि सिग्मा डी इट शुड बी इक्वल टू 0, की जो रैंकिंग्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा जो है वो 0 आता है। क्या है कि जो आपने डी कैलकुलेट किया है इस डी का अगर आप टोटल निकालते हैं तो ये हमेशा जो है वो 0 आएगा। तो इसमें अगर आप प्लस की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और माइनस की वैल्यूज़ को अलग ऐड करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 0। और अगर ये 0 नहीं आ रहा है, सिग्मा डी 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने या तो कहीं पर रैंकिंग्स को अलॉट करने में कहीं ना कहीं गलती की है या उनका डिफरेंस लेने में गलती की है। बट अगर जो है ये आपका 0 आता है दैट मीन्स कि आपने जो है वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपने जो है वो कैलकुलेशन सही की है और तब आपका जो है वो सिग्मा डी 0 आ गया।
अब सिग्मा डी जो है वो आ गया हमारे पास। अब हमें सिग्मा डी की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें है रिक्वायरमेंट सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए। तो यानी कि जो डी का कॉलम है पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे फिर उसका टोटल करेंगे। तो डी के कॉलम का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1 एंड -4 का स्क्वायर हो गया 16, देन 0 का 0, 0 का 0, -1 का 1, 1 का 1। और जब आप इसका टोटल कर लेंगे दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 54। तो फॉर्मूला के लिए हमें जो है वो सिर्फ यही वैल्यू चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 54। और एक और वैल्यू चाहिए n, वो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया था, नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस कितनी है, वो 10 है हमारे पास। तो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब कि एक पेयर, तो एक पेयर में यानी कि दो वैल्यूज x और y की, तो हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज को एक काउंट किया, या आप कहें कि आपको जो है वो सिर्फ एक ही सीरीज की वैल्यूज को काउंट करना है, तो वो आपके पास n आ गया। देन अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, 1 का मीन्स 1 आ गया, 6 मीन्स 6 ही है यहाँ पर भी, और 6 जो के बाद जो है वो सिग्मा डी स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी 54। अब ये 54 हमने यहाँ पे 6 सिग्मा डी स्क्वायर की जगह आ गया हमारे पास 54, n जो है हमारे पास 10, 10 क्यूब माइनस n, और दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 10, 10 का क्यूब जो है 10 इंटू 10 इंटू 10, और वो जो है आपका 1000 हो जाएगा, 1000 माइनस 10, और दैट मीन्स 1 माइनस 324 डिवाइडेड बाय 1000 में से 10 माइनस किया दैट इज इक्वल टू 990, और 324 को अगर 990 से आप डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 0.33। तो 1 माइनस 0.33 दैट इज इक्वल टू प्लस 0.67 एंड दैट इज योर r, यानी कि r जो है वो प्लस 0.67 है। दैट मीन्स देयर इज क्या कहेंगे आप कि कैसा है इनके बीच में कोरिलेशन। अगर इसको आपने इंटरप्रेट करना है तो आप क्या बताएंगे कि कैसा है इनके बीच में कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आया दैट मीन्स देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। फिर उसकी जो वैल्यू है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 0.25 से लेके 0.75 तक के बीच में है, दैट मीन्स देयर इज मॉडरेट कोरिलेशन बिटवीन द सीरीज। की जो सीरीज है उन दोनों सीरीज में जो है स्पियर्समैन के अकॉर्डिंगली जो है क्या है, पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका ये, इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो बताई थी, उस पिछली वीडियो में हमने जो है वो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब रैंक्स जो है वो इक्वल हो जाती हैं, तो उसके बारे में भी करेंगे, पर पहले इसको एक बार और देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि आपको जो है कुछ वैल्यूज दी हुई थी, उस वैल्यू को आपने रैंक्स में कन्वर्ट किया था। कई बार हो सकता है एग्जाम में आपको जो है वो डायरेक्टली रैंकिंग्स दी हुई हैं R1 और R2, तो फिर आपको दोबारा से रैंकिंग्स अलॉट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो रैंक्स ही दी हुई हैं तो उन रैंक्स के बेस पर आप जो है वो फाइनल अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है वो सीरीज की हमारे को वैल्यूज दी हुई थी, तो इसलिए हमें जो है वो रैंक्स में कन्वर्ट करना पड़ा। तो कुछ क्वेश्चंस में कई बार हो जाता है कि डायरेक्टली आपको रैंक्स दी होती हैं, तो फिर आपका ये वाला कॉलम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो R1 और R2 आपके पास डायरेक्टली दिए और आप उसके बेसिस पर डी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन केस जैसे हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज दी हुई थी x और y सीरीज की, तो पहले हमने उनको रैंकिंग देनी है, रैंकिंग के बाद उनका डिफरेंस, डिफरेंस के बाद उनका स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद उसका टोटल, और फिर फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट करके जो है हम निकाल सकते हैं रैंक कोरिलेशन की वैल्यू को, ठीक है। अब दूसरा हम कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो रैंक्स हैं वो सेम आ जाती हैं, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और x की और y की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। अगर आप x की वैल्यूज को देखें तो अगर जस्ट हम देखते हैं तो 40, 50, 60, 60 रिपीट हो गया, 60 एंड 60 रिपीट हो गया, और एक और बार जो है वो 60 इस सीरीज में रिपीट हो गया, 50 एंड 50 वो रिपीट हो गया यहाँ पे। और अगर नीचे वाली सीरीज में देखते हैं तो यहाँ पर जो है अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें शायद से कोई रिपीट आपको दिखाई दे रहा है। आई थिंक इसमें 130 जो है वो रिपीट आ रहा है, 130 एंड 130। तो यहाँ पर जो है वो आपको दिख रहा है कि वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही हैं। तो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं दैट मीन्स कि रैंकिंग्स भी जो है यहाँ पर रिपीट होंगी। तो जब रैंकिंग्स रिपीट होती है तो हमारा रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, कि जब आपकी रैंक्स जो है वो इक्वल नहीं है और जब आपकी रैंक्स जो है वो कुछ हद तक इक्वल आती हैं, तो जब इक्वल रैंक्स आते हैं तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज आता है। तो दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा, 6 को फिर ब्रैकेट ओपन की, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 इंटू m क्यूब माइनस
M। तो इसके बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि D का मतलब तो वही है यहाँ पर भी जो है जिसमें आपने डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स यहाँ पे लेनी है, और M की क्या मतलब बताया था आपको कि नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, कि कितनी बार वो एक ऑब्जर्वेशन जो है वो उस सीरीज में रिपीट होती है, दैट इज नोन एज M। M का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, कि एक ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसका मतलब होता है M। तो उसके बेसिस पर जो है हम M जो है वो कितनी कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उतने टाइम्स इसको ऐड करना पड़ता है। वो तो डिपेंड्स की क्वेश्चन में कि आपको एक बार ही ऐड करना पड़े, हो सकता है 2 बार करना पड़े, हो सकता है 3 बार करना पड़े, और हो सकता है कि 4 बार भी आपको वहां पर ऐड करना पड़े। तो डिपेंड्स की कैसी सिचुएशन है, कैसी इक्वेशन है, उस इक्वेशन के बेसिस पर जो है आप इसमें ये वैल्यूज ऐड करते चले जाएंगे। बाकी जैसे हमने पहले लिखा था 6 सिग्मा डी स्क्वायर वो वही है, बट यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट लग जाती है, 6 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है और बाकी की वैल्यूज जो है वो ब्रैकेट के अंदर हैं। तो ये आपने थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला तो याद आपको ही रखना है। देन इसके बाद आ गया डिवाइड करने के लिए n क्यूब माइनस n। तो यहाँ पर हमें जो है वो m की वैल्यूज भी चाहिए, d भी चाहिए और n भी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हमें निकालनी है। तो पर पहले d की वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, रैंक्स निकालनी पड़ेंगी। तो हम पहले जो है वो सबसे पहले स्टेप कर लेते हैं रैंक्स अलॉट करने का, फिर उसके बाद जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे बाकी सारी। तो x की वैल्यू जो हमें जैसे दी हुई थी, जैसे मैंने बताया था कि अभी आपने जैसे जिस सीक्वेंस में दिए एज इट इज उसी सीक्वेंस में x और y की वैल्यू जो है वो आपने एज इट इज लिखनी है। अब इसके बाद इनको आपने क्या करना है, रैंक्स अलॉट करनी है। क्या करना है, इसके बाद आपने जो है इनको रैंक्स अलॉट करनी है। और जब आपने इनको रैंक्स अलॉट करनी है तो क्या करना है कि या तो आप जो है वो सबसे हाईएस्ट से शुरू कर सकते हैं या फिर जो है वो सबसे लोएस्ट से शुरू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सबसे हाईएस्ट से शुरू करना चाहते हैं या फिर उसको सबसे लोएस्ट से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने जो है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सबसे हाईएस्ट से शुरू किया था, तो यहाँ पर भी जो है वो वैल्यूज हमने उनकी रैंकिंग जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू से शुरू की है। और हाईएस्ट वैल्यू से शुरू करने पे जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है दैट इज कौन सी वैल्यू आपके पास, दैट इज 80। और 80 को जो है हमने रैंक दी है 1। देन 80 से जो कम है दैट इज 70 और 70। अब आपको ये भी देखना है कि कहीं और वो आइटम जो है वो रिपीट तो नहीं हो रही है, कई बार वो जो है वो सीरीज में रिपीट तो नहीं हो रही है। तो 70 जो है वो शायद से यहाँ पे 1 टाइम ही है, तो 70 को रैंकिंग आ गई 2। और 70 से जो कम है वो है हमारे पास 60 है। 70 से कम क्या है, 60 है। अब 60 जो है वो 1 2 3, 60 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, 1 2 और 3 बार जो है वो 60 आ रहा है। और 70 से कम जो है वो हमारे पास 60 की वैल्यू है और 60 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 70 को हमने रैंकिंग दी है 2, क्या दिया है रैंकिंग, 70 को 2 दिया है। तो अगर हम 60 को रैंकिंग देते तो इसको देते 3 4 एंड 5, इसी तरह से देते ना। बट 3 4 5 तीन वैल्यूज हैं, तो तीन वैल्यूज को 3 रैंकिंग्स दी जाती। बट अब क्या है कि वो उनकी वैल्यू जो है वो सेम ही है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक को 3 रैंकिंग दे दें, एक को 4 दे दें, एक को 5 दे दें। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, तो दैट मीन्स कि सबकी रैंकिंग भी सेम होनी चाहिए। तो सबकी रैंकिंग सेम करने के लिए क्या किया जाता है कि उस रैंकिंग की अर्थमेटिक मीन एवरेज निकाली जाती है। तो हमने इनको रैंकिंग देनी थी कौन कौन सी, 3 4 एंड 5। तो आप क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 3 + 4 + 5 यानी कि 12 हो गया। और 3 वैल्यूज हैं आपके पास, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि जो है वो 4 आ गया। तो आप जो है वो हर एक को रैंकिंग दे देंगे 4, 60 को 4 और इस 60 को भी जो है वो 4 की रैंकिंग आपने दे दी। क्लियर चल गया बता यहाँ तक कि आपने क्या किया कि 70 को रैंकिंग दी थी आपने 2, और उसके बाद जो है उससे बिलो जो थी वैल्यू हमारे पास थी 60, और 60 को हमने रैंकिंग्स वैसे तो बनती थी 3 4 एंड 5, बट सेम वैल्यू होने की वजह से हमको सेम रैंकिंग नहीं दे सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एवरेज लेनी पड़ेगी। तो 3 + 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 12। 12 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 को अलॉट करनी है तो 3 से डिवाइड किया, 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो यानी कि इसको भी 4, इसको भी 4 और इसको भी 4 रैंकिंग आपने दे देनी। अब हमारे पास जो है वो कौन कौन सी रैंकिंग्स चली गई हैं, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने सिर्फ 4 लिखा है, बट आपके पास जो रैंकिंग चली गई है वो चली गई है 3 भी चला गया, 4 भी चला गया, और वो 5 रैंकिंग भी आप अलॉट कर चुके हैं इनको, 3 4 एंड 5। अब इससे कम जो वैल्यू है उसको आप अलॉट करेंगे रैंकिंग नंबर 6। तो इससे कम वाली जो वैल्यू है 60 से कम हमारे पास है, जो वैल्यू है दैट इज
50, उससे कम जो वैल्यू है वो हमारे पास है 50। तो 50 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी 50 है और यहाँ पर भी जो है वो 50 है। तो अब 50 को जो रैंकिंग देनी थी हमने कौन सी देनी थी, 6 एंड 7, कौन सी देनी थी, 6 एंड 7। तो अब यहाँ पर जो है वो दो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो अब हम इनको क्या करेंगे, 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, कैसे रैंकिंग अलॉट करेंगे, इसको 6 देनी थी, इसको 7 देनी थी, बट दोनों की सेम है तो हम इनको सेम रैंकिंग देंगे। तो क्या करेंगे, 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 + 7 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6.5। तो इसको भी 6.5 और इसको भी जो है वो 6.5। अब यानी कि आपकी रैंकिंग जा चुकी है 7th नंबर तक की रैंकिंग जा चुकी है। इससे जो कम बचता है वो आपके पास बचता है 40, एंड 40 जो है वो सिंगल टाइम है और उसकी रैंकिंग आ गई 8। और यहाँ पर जो इनको काउंट कर लेते हैं कितनी है, एन भी हमें चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन हमारे पास 8 आ गया। इस तरह से जो हम रैंकिंग अलॉट करेंगे इन केस की जो है उनके वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। देन वाई सीरीज के लिए कर लेते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट सीरीज में तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको सबसे लोएस्ट वाले को भी रैंकिंग 1 दे सकते हैं और सबसे हाईएस्ट वाले को भी रैंकिंग 1 दे सकते हैं, बट सेकंड सीरीज में आपको वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा जो आपने फर्स्ट सीरीज के लिए फॉलो किया था। तो फर्स्ट सीरीज के लिए हमने फॉलो किया था कि हाईएस्ट वाले को रैंकिंग 1 देनी है, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी हाईएस्ट वाले को जो है हम रैंकिंग 1 देंगे। तो फर्स्ट जो इसमें वाई सीरीज में जो हाईएस्ट है दैट इज 210, और 210 को हमने रैंकिंग दे दी है 1, और 210 से जो 10 से जो कम है वो दैट इज 200, और 200 को रैंकिंग आप देख लें कि यहाँ पे कहीं रिपीट ना हो रहा हो 200, तो 200 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 200 को रैंकिंग आ गई 2। एंड 200 से जो कम है दैट इज 170, और 170 भी जो है आई थिंक यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो 170 को रैंकिंग आ गई 3। उससे कम वैल्यू है 160, एंड 160 भी जो है वो 1 टाइम ही है यहाँ पे, और 160 की रैंकिंग आ गई 4। देन 160 से कम हमारे पास है 130, एंड 130 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। तो अभी तक हम रैंकिंग दे चुके थे 4 तक की, और अब हमने देनी थी इसको 5 एंड 6, बट दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्योंकि दो वैल्यू सेम आ रही हैं तो उसको डिवाइड 2 से करना है, तो 5 और 6, 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 11 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5.5, और इसको भी हमने 5.5 यानी कि 5 और 6 रैंकिंग चली गई है। इससे कम हमारे पास है 120, उसको रैंकिंग चली गई है 7th। देन 120 से कम है 80, उसको रैंकिंग चली गई है 8। तो यहाँ पर अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पे 3 सीरीज जो है वो 3 वैल्यूज सेम आ रही थी, तो हमने इनके टोटल को 3 से डिवाइड किया, तो उनका सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना आपने। 3 वैल्यूज की रैंकिंग जो है वो सेम आती है तो उनकी रैंकिंग्स लेके उसको जो है वो टोटल करके 3 से डिवाइड करना है। अगर इस तरह की 4 हो जाती हैं तो चारों की जो रैंकिंग्स बनती हैं 4 रैंकिंग्स लेके उनको ऐड करके 4 से डिवाइड करना है, एवरेज रैंकिंग उनको डिवाइड करनी है। और इन केस जैसे यहाँ पे 2 थी तो 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो जितनी वैल्यूज की रैंकिंग सेम आ रही है या वैल्यू सेम है उनकी रैंकिंग्स को आप ऐड करेंगे, जो भी रैंकिंग्स बनती हैं उनकी, और उन रैंकिंग्स को अगर 2 है तो 2 से डिवाइड करना है, अगर 3 है सेम वाली तो 3 से डिवाइड करना है, और उनको सेम रैंकिंग अलॉट करनी है। तो ऐसा नहीं करना है कि 60 वाले को 60 वाले को 60 वाले को आप 4 5 6 दे दें, तो इसको भी 4 इसको भी 4 इसको भी 4, यानी कि तीनों के लिए सेम रैंकिंग रहनी चाहिए कि 50 और 50, तो इसको 6.5 6.5। बेशक इसको हम वैसे 6 और 7 रैंकिंग देनी थी, बट 6 और 7 को हमने जो है वो एवरेज रैंकिंग के बेस में इनको दे दिया। तो ये हमने ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है वो रैंकिंग्स अलॉट करनी है अगर उनकी वैल्यूज सेम आ जाती हैं। उसके बाद हमें चाहिए होता है डिफरेंस। उसके बाद क्या चाहिए होता है कि R1 R2 हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है D, एंड D इज इक्वल टू R1 माइनस R2, दैट मीन्स 8 माइनस 8 0, 6.5 माइनस 7 माइनस 0.5। साइन आपने इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे। 4 minus 4 0, 4 minus 3 1, 1 minus 5.5 that is equal to 4 minus 4.5, 6.5 minus 2 4.5, 2 minus 1 1, and 4 minus 5.5 that is equal to minus 1.5। और जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको कि ये जो टोटल है सिग्मा डी दैट शुड बी इक्वल टू 0, ये जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो आपने प्लस की रैंकिंग्स का टोटल अलग और माइनस की रैंकिंग्स का टोटल अलग, और फिर प्लस में से माइनस को माइनस करेंगे तो आप जो है इसका टोटल आपके पास 0 आना चाहिए। और अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं पर कोई गलती कर दी है। तो वो तो कंफर्म्ड ही है कि आपने गलती कर दी है, तभी आपका टोटल 0 नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें फॉर्मूला की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेना है। तो 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 आ गया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1,
0.45 का 4.5 का 20.25, 4.5 का 20.25, 1 का 1 एंड 1.5 का करेंगे तो 2.25, और जब इसका टोटल करेंगे तो क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्लस में आता है कि माइनस माइनस प्लस, और उसको जो है आप प्लस में ही लिखेंगे, तो स्क्वायर जो है वो प्लस में ही आएगा। इसका टोटल करते हैं और इसका टोटल करेंगे, दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर, ये आपके पास सिग्मा डी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 45। ठीक है अब ये आपके पास आ गया 45। अब हम जो है वो वैल्यूज जो है फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास 45 आया है और एन जो है वो 8 आया है। अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में क्या है सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम और ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। तो 1 का मतलब तो 1 ही है, 6 मीन 6। सिग्मा डी स्क्वायर हमने निकाल लिया था अभी, सिग्मा डी स्क्वायर जो है वो 45 आया था हमारे पास और 45 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 1/12 और अब इस m के बारे में मैंने क्या बताया था कि आपको कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है जो रिपीट हो रही हैं उनकी काउंटिंग की, वो कितनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा रिपीटेशन था वो 60 का था, 60 का था ना 60, और 60 कितने टाइम्स रिपीट हुआ था 1 2 एंड 3। कितने टाइम्स रिपीट हुआ था 60 1 2 एंड 3, तो 3 टाइम्स रिपीट हुआ था। तो हम हमारे जो है वो फर्स्ट उसकी वैल्यू होगी m की 3 और m क्यूब तो यानी कि 3 रेज टू पावर 3 माइनस, और m जो है यहाँ पर कितना था 3 था तो वही 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। देन प्लस 1/12 अब 1/12 करने के बाद 60 के बाद जो रैंकिंग्स रिपीट हो रही थी हमारे पास 50 की रैंकिंग रिपीट हो रही थी। 50 की रैंकिंग रिपीट हुई थी 1 एंड 2, 2 टाइम्स जो है वो 50 रिपीट हुआ था सीरीज में, तो यानी कि यहाँ पर जो है वो 2। 63 टाइम्स रिपीट हुआ था तो 3 लिखा हमने, 50 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 और 2 कैसे आया, आई थिंक कि समझ में आ गया आपको कि 60 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ था तो 3 आ गया था यहाँ पे, और यहाँ पर 50 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो 50 के लिए हमने जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो m जो है वो 2 बन गया। नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई है 2 टाइम्स रिपीट हुई है, 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 प्लस 1/12। अब इस सीरीज में तो हमारे पास इतना ही रिपीटिशन था, बट सेकंड सीरीज में भी जो है वो हमारे पास 130 एंड 130 जो है वो रिपीट था, और दो बार वो आया था 130 एंड 130 1 एंड 2, तो 2 टाइम्स रिपीट हुआ था तो m जो है वो हमारे पास आ गया 2 एंड 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2। तो इस तरह से जो हमने वैल्यूज लिखनी है। अब यहाँ पे देख लें कि हमने इसको भी ले लिया, 60 रिपीट था इसको भी काउंट कर लिया, और 50 रिपीट था इसको भी काउंट कर लिया, एंड 130 रिपीट था इसको भी काउंट कर लिया। तो जितनी वो वैल्यूज उसमें रिपीट हो रही थी उनके लिए हमने जो है ये हर बार जो है वो अलग अलग 1/12 करके 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम करके जो है वो इसमें ऐड करते चलाना है। अगर और भी कोई रैंकिंग रिपीट हो रही होती तो हम उसमें और ऐड कर देते प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, तो उसमें एम देखते कि कितनी बार वो आइटम रिपीट हो रही है, 2 बार 3 बार, तो जैसे 3 बार रिपीट हो रही थी तो 3 लिखना है एम, और अगर 2 टाइम्स रिपीट हो रही है तो वो 2 आएगा, और हर एक आइटम जो रिपीट होती चली जाएगी उसके लिए आपका 1/12 एम क्यूब माइनस एम जो है वो ऐड होता चला जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो है वो कैसे ये एम क्यूब निकालना है, m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो हो सकता है यहाँ पे हमारे पास 3 आई हैं, अगर यहाँ पर जो है ये वाली ये अलग अलग होती वैल्यूज़, यहाँ पर 135 हो जाता, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ नहीं आनी थी, तो हमें सिर्फ 2 बार लिखना पड़ना था। 60 के लिए लिखते 3 और 50 के लिए लिखते 2, तो यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यूज़ हमें दोबारा से नहीं लिखने की जरूरत थी। तो जितनी बार वो रिपीट होती चली जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली वो ऐड होती चली जाएंगी। अगर कम बार रिपीट हो रही हैं तो ये कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 3 ही बार आएगा, तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में 4 बार भी लिखना पड़े आपको, 2 बार भी लिखना पड़ सकता है, और हो सकता है कि सिर्फ एक सिंगल बार ही आपको वो लिखना पड़े। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 6 ब्रैकेट में आपका 45 का 45 आ गया 1/12, और 3 रेज टू पावर 3 दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27, 27 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 24 आ गया यहाँ पे, प्लस 1/12 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8, 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6, प्लस 1/12 2 रेज टू पावर 3 यानी कि 8, 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर 8 रेज टू पावर 3 दैट मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 512 माइनस 8, और अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो 1 - 6 45 का 45 आ गया। अभी पहले हमें क्योंकि मल्टीप्लाई करना है उसके बाद हम ऐड करेंगे, तो 45 प्लस, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/12 इंटू 24 दैट मीन्स कि 12 से अगर आप 24 को 12 से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 2, और 6 को 12 से डिवाइड किया 0.5, 6 को 12 से डिवाइड किया 0.5,
5 एंड 512 में से 8 माइनस किए दैट इज इक्वल टू 504 एंड 1 माइनस 6 इंटू 45 प्लस 2 47 47.5 एंड 0.5 ऐड करेंगे तो 48, तो ये हो गया 48 और डिवाइड किया 504 से दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 48 288 डिवाइडेड बाय 504 एंड इट इज इक्वल टू 288 को 504 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.571 और 1 में से 0.571 अगर आप माइनस करते हैं वो आ जाएंगे आपके पास प्लस के 0.429, दैट मीन्स कि आपका जो है वो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो प्लस 0.429 आ जाएगी। तो ये आपको मैंने आज की वीडियो में, इसका मतलब क्या है कि जो प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव है और 0.429 का मतलब है कि उनके बीच में मॉडरेट कोरिलेशन है। तो अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो हम कहेंगे कि दोनों सीरीज के बीच में, दोनों वैल्यूज के बीच में क्या है कि पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो वो आपने लिख देना है सेंटेंस कि आपका जो है उसमें पॉजिटिव मॉडरेट एवरेज लो जो भी आता है तो वो उसके बारे में आपने एक्सप्लेन कर देना। तो यहाँ पर क्या है कि दैट इज पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन उन दोनों सीरीज के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो आज की वीडियो मैंने आपको बता दिए दोनों मेथड्स की किस तरह से जो है आप स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हैं। जब आपके पास रैंक्स जो है वो इक्वल नहीं है तब आप सिंपल फार्मूला के बेस पर निकाल सकते हैं, और इन केस जो रैंक्स इक्वल हो जाती हैं तो फिर फार्मूला चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहली बात कि आपने जो है उसमें रैंकिंग्स अलॉट करनी होती है, बट इन केस की जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको जो है वो रैंक्स दी भी हो तो फिर आपको ये रैंक्स अलॉट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है वो डी उन रैंक्स के बीच का डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर वैल्यूज दी हैं तो वैल्यूज से पहले हमें रैंक्स निकालनी पड़ेंगी और फिर उसके बाद उन रैंक्स का हम डिफरेंस निकाल पाएंगे, ताकि फिर उसका स्क्वायर किया जाए, उसका टोटल किया जाए और फिर उसकी वैल्यू को फॉर्मूला में पुट किया जाए और फाइनली जो है हम रैंक कोरिलेशन जो है वो निकाल सकें। इसको आपने जो है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करना है कि जो स्पीयर्समैन का रैंक कोरिलेशन है उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।